राजा होता है कि ये अपने आप के नाम पर एक, इसको काल के रूप में पढ़ना पड़ता है, हर्षवर्धन काल। इसने बहुत सारे बदलाव करे, बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जिसे ऐतिहासिक रूप से आज तक देखा जाता है, जिसमें हम महाकुंभ कहते हैं। कुंभ हुआ था, कहा जाता है ऐतिहासिक रूप से कि उस कुंभ की शुरुआत जो है वह मतलब ऐतिहासिक रूप से किसने करी थी? हर्षवर्धन ने अपना धर्म अपनाया था उसने, और धर्म के आधार पे फिर उसने धर्म अपनाने के वक्त बहुत बड़ी एक सभा करी थी जो कि प्रयाग में करी थी। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, फिर वापस नाम प्रयाग हो गया, वो यहीं से हुआ है। आ रहा है समझ में? इसके कनेक्शन को जोड़ेंगे तो बोले सर इसको क्यों बीच में आप ले रहे हो? क्योंकि जब हम भारत में बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं पहले और यहां पर ही समझाने की कोशिश करता हूं, यदि हम अभी, ये तो क्योंकि वर्तमान का भारत है ना, लेकिन मैं आपको उसमें हिसाब से बता रहा हूं कि ये राज्य छोटे बड़े होते चले गए। लेकिन जब हर्षवर्धन आया तो हर्षवर्धन में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। ये कन्नौज में रहता है और कन्नौज को इतनी बढ़िया जगह बना देता है कि इसका पूरे भारतवर्ष में चर्चा होता है। लोग बोलते हैं अरे वाह यार क्या जगह है, क्या बड़े बड़े मकान है, क्या लोग रहते हैं। तो ये जो है ना कन्नौज, हर्षवर्धन इसको बना देता है भारतवर्ष की राजनैतिक और सांस्कृतिक विरासत बना देता है या राजधानी बना देता है। तो इसका बड़ा नाम हो जाता है इस जगह का। और यहां पर राज कौन कर रहा है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन सबसे बड़ा राजा है, तो ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन पूरे भारत पे राज करता है। और ये जो मानसिकता है आगे आने वाले 250 सालों तक, ये मानसिकता जो है कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण बनती है। और वो लड़ाई कहां पर होती है? वो होती है मध्य भारत की शुरुआत, जिसको हम मानते हैं 750 एडी से 1000 एडी तक का जो समय रहता है, 250 सालों तक का, वो क्यों होता है? उसका कारण क्या होता है? तो फिर से हम इस बारे में समझते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र था 750 एडी तक आते आते, क्योंकि हर्षवर्धन भी चला गया है, तो यहां पर 3 शक्ति के बड़े केंद्र बन जाते हैं 3 दिशाओं में। इस तरफ का जो क्षेत्र है गुजरात का क्षेत्र, यहां पर क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजपूत आ जाएंगे, जहां पर गुर्जर प्रतिहार जो है वो एक वंश है। इस तरफ है राष्ट्रकूट। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश है। और बंगाल में होते हैं पाल वंश। ये 3 वंश जो है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार इस तरफ, दक्षिण में राष्ट्रकूट और पूर्व में पाल राजवंश, ये तीनों के तीनों किसको प्राप्त करना चाहते हैं? कन्नौज को। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता क्या है? जो कन्नौज पे राज करता है वो भारत का राजा कहलाता है, और ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगह है। तो सभी के सभी ये तीनों लड़ाई लड़ते हैं 250 सालों तक। अब ऐसा नहीं होता कि 250 सालों तक एक ही मैदान में लड़ाई चल रही है। ये ताकतवर होते हैं तो ये पहुंच जाते हैं, फिर ये इनका शासन खत्म कर देते हैं, फिर ये पहुंच जाते हैं, कभी ये पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ सालों में इसकी सत्ता क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि कन्नौज जो है वो गढ़ हो जाएगा, और इस लड़ाई को जो 750 से 1000 एडी के बीच में लड़ी जाती है, इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 क्षेत्रों में ये लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और मैंने 3 क्षेत्र कौन है वो बता दी है आपको। इसके बाद में 900 से लेकर के 900 एडी से 1100 एडी का जो समय होता है, यहां राजपूतों की उत्पत्ति होती है। तो हम राजपूतों को पढ़ेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति होती है। अब ये राजपूत क्या थे? तो राजपूत एक ऐसा वर्ग था कुछ लोगों का जो अपने जो नैतिकता थी उसके लिए जाने जाते थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात पर, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते थे, किसी को वचन दे देते थे तो मर जाते थे लेकिन वचन पूरा निभाते थे। तो ये एक ऐसा समूह था, राजपूत कहलाते थे ये, जो अपने वचन के पक्के हुआ करते थे और शासन करने में विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों को राजपूत कहा जाता था। तो राजपूत बहुत सारे वंश हुए। इन राजपूत वंशों में हम चंदेलों को पढ़ेंगे, चौहान को पढ़ेंगे, सोलंकी को पढ़ेंगे, परमार को पढ़ेंगे, गढ़वाल को पढ़ेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? इन सभी राजपूत वंशों को पढ़ेंगे, इनके सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे, और इन्होंने जो बड़े बड़े युद्ध लड़े उनके ऊपर भी विचार करेंगे।
इसके बाद में यहां पर अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। 900-1100 एडी तक अपन आ चुके हैं। 1100 एडी के आसपास, यानी कि लगभग 1000 एडी के आसपास अब भारत के ऊपर हमले चालू हो जाएंगे, भारत पर हमले शुरू हो जाएंगे। तो बोले सर पहले नहीं होते थे क्या? होते थे, लेकिन कोई इतना ताकतवर राजा बाहर से नहीं आया जिसने अंदर के राजा को हरा दिया हो। और लेकिन अब अंदर तक घुस करके जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी और आक्रमण होंगे, क्योंकि अंदर कोई बलशाली राजा अब नहीं है। तो यहां पर भारत पर हमले शुरू होते हैं 1001 से लेकर के 1027 तक। भारत में अफगानिस्तान यानी अफगान से आया महमूद गजनी, क्या नाम था उसका? महमूद गजनी, है ना। मोहम्मद गजनी उसको कहा जाता है, लेकिन उसका वास्तविक नाम महमूद था और वो अफगानिस्तान के गजनी शहर से आया था, इसीलिए उसे मोहम्मद गजनी कह दिया जाता है। उसका वास्तविक नाम महमूद था। तो महमूद गजनी से आया था, इसलिए महमूद गजनी भारत पर कुल मिलाकर के 17 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? 17 आक्रमण करता है और भारत को लूट के लेके जाता है। इसकी इच्छा ये रहती है कि मैं तो सिर्फ भारत को लूटूंगा, क्योंकि मेरे को अपने गजनी को बहुत अच्छा करना है। आ रहा है समझ में? इसका ये इच्छा नहीं था कि मैं यहाँ पर राज करूं। इसमें 16वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर माना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण जो है वो ये करता है और यहाँ पर 50,000 श्रद्धालु और सैनिकों की मौत होती है। और यहां से इतना ये धन लूट के लेके जाता है कि कम से कम 30 सालों तक गजनी जो है वो इतना शानदार शहर हो जाता है यहां से लूटे गए पैसे के बाद। ऐसा माना जाता है हजारों मण समझते हो आप? मण, हजारों मण सोना और करीब करीब उस समय का 30 से 40 लाख रुपया ये भारत से सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर से इतना लूट के लेके गया था। तो ये बहुत बड़ा जो है आक्रमण माना जाता है भारत इतिहास में। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पर महमूद गजनी, अभी हम गजनी की बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था। अब इसके बाद में महमूद गजनी 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। गजनी बहुत तरक्की कर रहा होता है। इसी के बाद में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी। अब गौरी इसलिए क्योंकि ये गौर, एक अफगानिस्तान में गौर करके जगह थी जहां पर इसके पिताजी